अम, क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि एक बहुत बड़ा एक मल्टी मिलियन डॉलर कॉरपोरेट साम्राज्य खड़ा करने के लिए कांच की उन बड़ी-बड़ी चमचमाती इमारतों, लाखों के इटालियन मार्बल या किसी बहुत ही महंगे रिसेप्शन की कोई जरूरत नहीं है? आम तौर पे तो लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बिल्डिंग से ज्यादा शायद कर्मचारियों की बेटियों की शादी का खर्च उठाना ज्यादा जरूरी अरे वाह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। है ना? तो आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे दस्तावेज पर गहरी चर्चा करने वाले हैं जो बिजनेस और मैनेजमेंट के हर पुराने नियम को कह सकते हैं जड़ से उखाड़ फेंकता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ, हम बात कर रहे हैं केजीसी व्यापारवाला के उस दस्तावेज की जिसे गोल्डन ब्लूप्रिंट कहा गया है। ये कहानी फरीदाबाद के एक छोटे से कमरे से शुरू होती है और आज नोएडा के सेक्टर 2 में जो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां तक पहुंच गई है। और इस पूरी छलांग का जो सबसे बड़ा रहस्य है उसे इस दस्तावेज में द फ्लाई लाइट एम्पायर का नाम दिया गया है। देखिए, ये जो नाम है ना, फ्लाई लाइट, ये अपने आप में पूरी रणनीति को बयां कर देता है। मतलब बिना किसी भारी बोझ के उड़ान भरना। हम्म। अगर हम कॉर्पोरेट इतिहास को देखें तो सफलता का पैमाना हमेशा यही रहा है कि आपकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है या आपके पास कितने एसेट्स हैं। बिल्कुल, दिखावा बहुत होता है। एकदम सही कहा। लेकिन यहाँ एक पूरी तरह से अलग नजरिया सामने आता है। ये जो एसेट लाइट मॉडल है, ये महज पैसे बचाने की कोई तरकीब नहीं है। तो फिर ये क्या है? जब पूंजी को डेड एसेट्स यानी ईंट और पत्थरों में फंसाने के बजाय उसे 100% कर्मचारियों के करियर, उनकी ट्रेनिंग और उनके भविष्य पर लगाया जाता है, अच्छा। तो असल में भौतिक संपत्तियों को खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन संपत्तियों को कर्मचारियों के दिमाग और उनकी कार्यक्षमता में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। ऐसा लगता है जैसे असली रियल एस्टेट बिल्डिंग में नहीं है बल्कि वो टैलेंट में बसा है। बिल्कुल। और यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन भी है, ये समझना कि जब टैलेंट को एक तरह से राजसी सम्मान मिलता है तो बिजनेस कैसे रफ्तार पकड़ता है। सही कहा। लेकिन यहाँ सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि अगर आपके पास विशाल ऑफिस नहीं है, सैकड़ों लोगों को बैठाने की कोई जगह नहीं है, तो इतनी बड़ी टीम को मैनेज कैसे किया जाता है? हाँ, जमीन पर काम आखिर होता कैसे, यही सोच रहे हैं ना आप? बिल्कुल। जब मैं ये ब्लूप्रिंट पढ़ रहा था तो इनका जो 3 स्तरीय कार्य मॉडल है वो मुझे किसी कंपनी के स्ट्रक्चर से ज्यादा इंसानी शरीर के नर्वस सिस्टम जैसा लगा। नर्वस सिस्टम, ये तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन इसे थोड़ा और खोलकर समझने की जरूरत है कि ये जमीन पर काम कैसे कर रहा है। हाँ, मैं समझाता हूँ। देखिए, इंसानी शरीर में नसें हर जगह फैली होती हैं। अगर उंगली किसी गर्म चीज को छू ले तो नसें तुरंत ये डेटा मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क बिना किसी देरी के हाथ हटाने का कमांड देता है। केजीसी व्यापार वाला का यह मॉडल बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसके पहले 2 स्तर हैं, वर्क फ्रॉम होम, जहां फोकस नई टीम बनाने और हायरिंग पर है, राइट? एकदम सही, और दूसरा है वर्क फ्रॉम फील्ड, जिसका काम मार्केटिंग, क्लाइंट एक्विजिशन और मर्चेंट ऑनबोर्डिंग है। ये दोनों स्तर कंपनी की नसें हैं। अच्छा, जो पूरे भारत में फैली हैं। हाँ, ये लोग देश के अलग अलग कोनों में बैठे हैं, डेटा ला रहे हैं, क्लाइंट्स ला रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, इन नसों को जोड़ने के लिए योग्यता क्या चाहिए? क्या? महज 12वीं पास और एक स्मार्टफोन। अरे बाप रे! और यहीं पर वो गर्म चीज को छूने वाला रिफ्लेक्स एक्शन काम आता है। मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल। मान लीजिए किसी टियर 3 शहर में बैठे एक 12वीं पास फील्ड वर्कर ने मार्केट में कोई नया ट्रेंड या कोई नई चुनौती देखी, वो डेटा तुरंत तीसरे स्तर यानी वर्क फ्रॉम ऑफिस को भेजा जाता है। ये तीसरा स्तर इस पूरे शरीर का मस्तिष्क है, यानी जो नोएडा ऑफिस में बैठा मैनेजमेंट है। हाँ, जो फाइनेंस, रणनीतिक निर्णय और ट्रेनिंग को कंट्रोल करता है। और यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ स्मार्टफोन काम नहीं आता, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट होना और एक बेहद कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। देखिए, इस नर्वस सिस्टम वाली बात में ना एक बहुत गहरी मैनेजमेंट थ्योरी छिपी है। वो कैसे? 12वीं पास युवाओं को फील्ड में उतारकर एक बहुत ही कम लागत वाला लेकिन बेहद विशाल नेटवर्क तैयार किया गया है। लेकिन सिर्फ नेटवर्क बना लेना ही काफी नहीं होता। हाँ, वो तो है। अगर मस्तिष्क को नसों से आने वाले डेटा पर सही फैसला लेना है तो उनके बीच एक बहुत ही स्पष्ट और बिना किसी रुकावट वाली कार्यप्रणाली होनी चाहिए। अच्छा, कोई सिस्टम होना चाहिए। प्रणाली के 5 स्वर्णिम स्तंभों यानी द 5 पिलर्स ऑफ एग्जीक्यूशन के रूप में परिभाषित किया गया है। हाँ, मैंने उन 5 स्तंभों के बारे में पढ़ा था, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये शब्द तैयारी, प्रक्रिया, प्रस्तुति, प्रदर्शन और लाभ,
ये सुनने में किसी मैनेजमेंट की किताब के उबाऊ बुलेट पॉइंट्स जैसे लगते हैं। आखिर एक 12वीं पास युवा जो फील्ड पर है, वो इन भारी भरकम शब्दों को अपनी रोजमर्रा की नौकरी में कैसे इस्तेमाल करता होगा? यही तो इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी खासियत है। ये महज शब्द नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत श्रृंखला है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। पहला स्तंभ है तैयारी। इसका मतलब ये नहीं है कि बस बैग उठाया और क्लाइंट के पास चले गए। तो फिर क्या? इसमें मानसिकता और संसाधनों को व्यवस्थित करना शामिल है। उसके तुरंत बाद दूसरा स्तंभ आता है प्रक्रिया, जहां एक बहुत ही सख्त स्वॉट विश्लेषण किया जाता है। एक मिनट, यानी फील्ड पर जाने से पहले ही उस युवा को ये हिसाब लगाना होगा कि उसकी अपनी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है और उस दिन मार्केट में क्या खतरे हो सकते हैं। बिल्कुल, उसे हवा में तीर नहीं चलाना है। अगर उसे पता है कि किसी खास इलाके में कोई स्थानीय प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी हावी है, तो वो थ्रेट यानी खतरे वाले कॉलम में दर्ज होगा। बहुत लॉजिकल है। इसके बाद तीसरा स्तंभ प्रस्तुति आता है, जहां इस विश्लेषण के आधार पर रणनीतियों को तैयार करके ग्राउंड टेस्टिंग की जाती है। अच्छा। फिर आता है चौथा स्तंभ प्रदर्शन, जहां बिना किसी हिचकिचाहट के योजना को जमीन पर उतारा जाता है। और जब ये सब सही होता है तब जाकर पांचवा स्तंभ लाभ उत्पन्न होता है। अक्सर कंपनियां सीधा लाभ कमाने के पीछे भागती हैं, लेकिन ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही प्रक्रिया संचालित रास्ता तय करता है। ये सुनने में बहुत ही व्यवस्थित लगता है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज पे सवाल उठाना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। आपने सिस्टम तो बहुत शानदार बना दिया, लेकिन जरा इस बात की कल्पना कीजिए, एक तरफ 12वीं पास युवा हैं जो पहली बार कोई काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। इतने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को बिना किसी टकराव के एक ही दिशा में कैसे चलाया जा सकता है? ये एक वाजिब सवाल है। दस्तावेज में द रॉयल कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र है, और यही मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आया। कैसा विरोधाभास? एक तरफ ये ब्लूप्रिंट बार बार एक भय मुक्त कार्य संस्कृति यानी फियरलेस एनवायरनमेंट का ढिंडोरा पीटता है। ये कहता है कि यहाँ इनोवेशन का स्वागत है, गलतियों पर कोई दंड नहीं मिलेगा। हाँ, सुधार पर जोर दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उसी पन्ने पर बिल्कुल उसी सांस में एक और नियम थोप दिया गया है, 0% समझौता। टाइम मैनेजमेंट में कोई छूट नहीं, अनुशासन में कोई छूट नहीं, काम के प्रति प्रयासों में कोई कोताही नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि काम से जी चुराने वालों के लिए कोई स्थान नहीं। सही लिखा है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या एक तरफ आप ये कहकर कि डरो मत, और दूसरी तरफ ये कहकर कि नियमों में जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी, कर्मचारियों के दिमाग में एक भ्रम पैदा नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये भ्रम सिर्फ तब तक है जब तक हम प्रयास और परिणाम को एक ही तराजू में तौलते हैं। मतलब? कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि वे अनुशासन और काम के परिणाम को एक साथ मिला देते हैं। ये ब्लूप्रिंट इन दोनों को बिल्कुल अलग करता है। अच्छा, कैसे? इसे इस तरह से समझना चाहिए कि कंपनी आपके परिणामों पर समझौता कर सकती है। अगर कोई नया कर्मचारी है, पूरी मेहनत कर रहा है, समय का पाबंद है, लेकिन किसी क्लाइंट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी उसे बाहर नहीं निकालेगी। यहाँ वो भयमुक्त संस्कृति काम आती है। ओहो, मतलब गलतियों की माफी है, लेकिन अनुशासनहीनता की नहीं। बिल्कुल। 0% समझौता परिणामों पर नहीं है, वो सीखने की लगन और अनुशासन पर है। अब बात समझ आई। अगर आप सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, मीटिंग में समय पर नहीं आ रहे हैं, तो कंपनी के पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। और इस कठोर नियम को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ 100% सहयोग का वादा किया गया है। 100% सहयोग? हाँ, अगर किसी कर्मचारी को क्लाइंट से बात करना नहीं आता, तो डरने की जरूरत नहीं है। कंपनी उसे बात करना सिखाएगी। अगर ऑनलाइन मीटिंग का टूल इस्तेमाल करना नहीं आता, तो कंपनी ट्रेनिंग देगी। ये 100% सहयोग वाला कॉन्सेप्ट वाकई बहुत अनोखा है, और शायद इसी को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने लाल फीताशाही का अंत और ग्लास डोर पॉलिसी जैसी नीतियां बनाई हैं। बिल्कुल, लाल फीताशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का अंत। जब हम कहते हैं कि 12वीं पास व्यक्ति फील्ड पर है, तो उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी में सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है। हाँ, उसे वैल्यू फील होनी चाहिए। उसे डिसीजन मेकर माना गया है। अगर उसे काम में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे 10 अलग-अलग मैनेजर्स के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं है। वो सीधे सीईओ से बात कर सकता है। यही ग्लास डोर पॉलिसी है, पूर्ण पारदर्शिता। लेकिन यहाँ फिर एक सवाल खड़ा होता है। जी,
एक 12वीं पास फ्रेशर जिसे शायद कॉर्पोरेट ईमेल लिखना भी ठीक से ना आता हो, उसे आप रातों रात एक डिसीजन मेकर कैसे बना सकते हैं? ये तो सीधा सीधा रिस्क लेना हुआ ना। लगता तो ऐसा ही है। इसका जवाब मुझे इनकी सफलता के ब्लूप्रिंट मास्टर चेकलिस्ट में खोजने पर मिला, और सच कहूं तो वहां जो लिखा है वो किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। आप उस माइंडसेट शिफ्ट वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, वहां बहुत ही आक्रामक शब्दों में एक मांग की गई है। दस्तावेज कहता है कि नए जुड़ने वाले लोगों को जितनी तनख्वाह उतना काम वाली मानसिकता को कूड़ेदान में डालना होगा और दबा के करेंगे काम का नजरिया अपनाना होगा। ये कोई आम कॉर्पोरेट भाषा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और बात सिर्फ नजरिए की नहीं है, इनकी ट्रेनिंग का स्तर देखिए। हर ट्रेनिंग सेशन में 75% पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। बाप रे। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स तो आमतौर पे बस पीछे बैठकर सुनने और कॉफी पीने के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ बकायदा एक कॉलेज की तरह परीक्षा ली जा रही है। और यही वो तंत्र है जो उस 12वीं पास युवा को डिसीजन मेकर में बदलता है। अच्छा। इसे दस्तावेज में मास्टरी की संरचना और द 90 डे रॉयल इंटीग्रेशन का नाम दिया गया है। ये कोई साधारण ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं है। इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 3 स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। वो 3 चरण काम कैसे करते हैं? मतलब क्या होता है उन 90 दिनों में कर्मचारी के साथ? चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला चरण है दिन 1 से लेकर दिन 30 तक, जिसे अधिग्रहण यानी एक्विजिशन कहा गया है। ये अनलर्निंग का समय है। अनलर्निंग मतलब पुरानी आदतें भुलाना। बिल्कुल। इस दौरान कर्मचारी से कोई बड़े टारगेट पूरे करने की उम्मीद नहीं की जाती। यहाँ सिर्फ फाउंडेशन बनाया जाता है, कंपनी के विजन को समझाया जाता है और पुराने कामचोर रवैये को तोड़ा जाता है। फिर आता है दूसरा चरण, दिन 31 से 60, कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन। ओके। यहाँ बात थ्योरी से निकलकर जमीन पर आ जाती है। जो कुछ पहले 30 दिनों में सीखा गया है, उसे अब 0% समझौते वाले अनुशासन के साथ फील्ड पर आजमाया जाता है। यानी यहाँ से असल प्रेशर शुरू होता है। हाँ, लेकिन इस प्रेशर के साथ वो 100% सहयोग भी मौजूद रहता है। और फिर आता है आखिरी चरण, दिन 61 से 90, मास्टरी। ब्लूप्रिंट का दावा है कि इन 90 दिनों की भट्टी से गुजरने के बाद एक साधारण कर्मचारी भी इतना प्रशिक्षित हो जाता है कि उसकी मार्केट वैल्यू सीधे दोगुनी हो जाती है। वो अब निर्देशों का इंतजार करने वाला वर्कर नहीं रहता, बल्कि एक लीडर बन जाता है। और पता है, ये ट्रेनिंग 90 दिन बाद रुकती भी नहीं है। दस्तावेज में 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 10 दिन और फिर 1 साल बाद 15 दिन के विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की पूरी एक टाइमलाइन दी गई है। इनका दावा है कि ये जो लर्निंग अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं, वो भारत के टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स भी मिलाकर नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये दावा कागज पर बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बहुत गहरी है। इसे गेमिफिकेशन पॉलिसी के रूप में देखा जाना चाहिए। गेमिफिकेशन? हाँ, जब आप लगातार किसी को सिखाते हैं और हर नई सीख के साथ उसके सामने एक नया लक्ष्य रखते हैं, तो वो इंसान बोर नहीं होता। और इसका सीधा आर्थिक फायदा भी तो कर्मचारी को मिल रहा है। योग्यता का मुकुट वाले सेक्शन में जो लिखा है, वो आज के कॉर्पोरेट कल्चर के बिल्कुल उलट है। क्या लिखा है उसमें? आमतौर पे इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए आपको 1 साल की एनिवर्सरी का इंतजार करना पड़ता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ साफ लिखा है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। अगर आपने 90 दिनों में असाधारण प्रदर्शन कर दिया, तो वेतन वृद्धि आपके कार्यकाल पर नहीं, बल्कि आपकी उत्कृष्टता पर तय होगी। आपको तुरंत प्रमोट किया जाएगा। अरे वाह, ये तो रिटेंशन यानी टैलेंट को रोककर रखने की सबसे असरदार दवा है। बिल्कुल। अगर किसी फ्रेशर को ऐसा माहौल मिले जहां महज 90 दिन में उसकी मार्केट वैल्यू डबल हो रही हो और काम के दम पर प्रमोशन मिल रहा हो, तो वो इंसान किसी दूसरी कंपनी में क्यों ही जाएगा? सही बात है। लेकिन यहाँ तक तो बात फिर भी एक बहुत ही बेहतरीन और एग्रेसिव कंपनी की लगती है। इसके बाद जब हम दस्तावेज के अगले हिस्से में जाते हैं, तो वो किसी भी सामान्य कॉर्पोरेट ढांचे की सीमाओं को तोड़कर बहुत आगे निकल जाता है। मैं बात कर रहा हूं द रॉयल वॉल्ट की। ओहो, ये इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे संवेदनशील और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है, भविष्य और परिवार सुरक्षा कार्यक्रम। सच कहूं तो जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी कंपनी की HR पॉलिसी नहीं, बल्कि किसी संयुक्त परिवार के मुखिया का घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं। हाँ, योजनाएं ही कुछ ऐसी हैं। जरा इन योजनाओं पर गौर कीजिए। पहली है मातृत्व योजना। गर्भावस्था के दौरान महिला कर्मचारियों को 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता, जो कि नॉन रिटर्नेबल है। दूसरी है सुकन्या योजना, जिसके तहत कर्मचारी की बेटी की संपूर्ण शिक्षा का खर्च कंपनी उठा रही है। कमाल है। और तीसरी, जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया,
वो है कन्यादान योजना। बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद बिना किसी वापसी की शर्त के। कोई भी कंपनी इतना आगे जाके कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन में निवेश क्यों करेगी? देखिए, इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। इसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी कहा जाता है। जब कोई कंपनी कन्यादान या सुकन्या जैसी योजनाएं लाती है, तो वो सिर्फ एक नियोक्ता नहीं रह जाती, वो एक अभिभावक बन जाती है। एक गार्डियन की तरह। बिल्कुल। ब्लूप्रिंट ये साफ कर रहा है कि उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ बैलेंस शीट पर मुनाफा दिखाना नहीं है, वे एक पूरी कम्युनिटी, एक समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। और समुदाय निर्माण की ये बात सिर्फ इन 3 योजनाओं तक सीमित नहीं है ना? इसमें द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसी योजनाओं का भी जिक्र है। जी हाँ, द्रोणाचार्य योजना के तहत कंपनी कर्मचारियों के कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट कोर्स का पूरा खर्चा उठाती है। क्या बात है। और एकलव्य योजना विशेष रूप से कर्मचारियों के बच्चों के लिए डिजाइन की गई स्कॉलरशिप है। जब आप किसी कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा ले लेते हैं, तो आप दरअसल उसकी पीढ़ियों को सुरक्षित कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा चक्र है। बिल्कुल, ये तो हुई कंपनी के अंदर की बात। लेकिन जो कंपनी इतना बड़ा विजन रखती है, वो अपने इकोसिस्टम को बाहर भी तो फैलाना चाहेगी। एकदम से। और इसका खाका उन्होंने ग्रैंड कॉन्क्लेव के रूप में खींचा है। इसमें 5 बहुत ही विशाल कार्यक्रमों की बात की गई है। ये ग्रैंड कॉन्क्लेव दरअसल उनके विस्तार की असली धुरी है। पहला इवेंट है करियर लॉन्चपैड शो, जहां मेगा जॉब फेयर और बल्क हायरिंग की जाती है, यानी नए टैलेंट को इकोसिस्टम में लाना। और जो टैलेंट पहले से सिस्टम में है और शायद काम करते करते थक चुका है, उसके लिए है जुनून। बिल्कुल। जुनून एक 4 घंटे की शक्तिशाली बाउंस बैक सीरीज है। इसका मकसद ही थके हुए कॉर्पोरेट कर्मचारियों में फिर से वही दबा के करेंगे काम वाली ऊर्जा भरना है। इसके बाद आता है लीड टू लीडरशिप। ये 3 दिन का एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, जहां छोटे और मंझोले व्यापारियों को अपने बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ लाने की रणनीतियां सिखाई जाती हैं। और फिर जो लोग इससे भी आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए है स्टार्टअप टू आईपीओ इवेंट है, जहां पार्टनरशिप करके कंपनियों के विस्तार में रणनीतिक मदद दी जाती है। और आखिर में इन्वेस्टर्स फनल, जहां बेहतरीन बिजनेस आइडियाज को सीधा निवेशकों के सामने पिच किया जाता है। अगर इस पूरे 5 इवेंट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो ये एक पूरा जीवन चक्र है। हायरिंग से लेकर मोटिवेशन, फिर लीडरशिप, फिर स्टार्टअप और आखिर में फंडिंग। हाँ, एक पूरा लूप बन गया। बिल्कुल। वे एक ऐसा बंद इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां टैलेंट और पैसा दोनों लगातार एक ही लूप में घूमते और बढ़ते रहें। ये सब इतना बारीकी से बुना गया है कि दस्तावेज के आखिरी पन्ने तक पहुंचते पहुंचते एक अलग ही नजरिया बन जाता है। इस ब्लूप्रिंट के आखिरी पन्ने पर स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही शानदार कोट लिखा है। पानी नाली में गिरे तो पैर नहीं धो सकते, लेकिन वही पानी सीप में गिरे तो मोती बन जाता है। बहुत गहरी बात है। हाँ, और उसके ठीक नीचे एक लाइन है, आप किसके साथ जुड़ते हैं ये आपकी ग्रोथ तय करता है। ऐसा लगता है कि केजीसी व्यापार वाला खुद को उस सीप के रूप में स्थापित कर रहा है। ये रूपक इस पूरे ब्लूप्रिंट का सार है। 12वीं पास युवा हो या संघर्ष कर रहा कोई फ्रेशर, वे सब पानी की उस बूंद की तरह हैं जिनमें अपार क्षमता है। बस उन्हें एक सही सीप की जरूरत है। एक ऐसा पारदर्शी, अनुशासित, 0% समझौते वाला लेकिन 100% सहयोग देने वाला माहौल, जहां वे अपनी असली कीमत पहचान सके और मोती बन सकें। आज हमने इस गोल्डन ब्लूप्रिंट के जरिए फ्लाईलाइट एम्पायर से लेकर 90 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन, 5 स्वर्णिम स्तंभों और रॉयल वॉल्ट के तहत परिवार की सुरक्षा तक हर चीज का बारीकी से विश्लेषण किया। जी। ये दस्तावेज आधुनिक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के कई पुराने और सड़े गले नियमों को पूरी तरह से चुनौती देता है। बिल्कुल। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह ब्लूप्रिंट भविष्य के कार्यस्थलों के लिए एक बहुत ही मजबूत केस स्टडी है। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और थोड़ा बेचैन करने वाले सवाल को जन्म देता है। वो क्या? कोई भी व्यक्ति इस पर विचार कर सकता है। जब एक कंपनी आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगे, आपकी स्किल्स के पैसे दे, गर्भावस्था में मदद करे और यहाँ तक कि आपकी बेटी की शादी का पूरा खर्च भी उठाने लगे, तो क्या ये दुनिया के सबसे आदर्श, सबसे यूटोपियन कार्यस्थल की शुरुआत है? या फिर ये किसी नए तरह के गोल्डन हैंडकफ्स यानी सुनहरी हथकड़ियों की आहट है? बिल्कुल, यही तो सोचने वाली बात है। भविष्य में क्या कंपनियां हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में इतनी गहराई से जुड़ जाएंगी कि एक कर्मचारी और उसके परिवार के बीच की सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो जाएंगी? क्या काम और घर कभी अलग रह पाएंगे या कंपनी ही हमारा नया परिवार बन जाएगी? मैं समझ रही हूँ,
जब कोई संस्था आपके जीवन के हर आर्थिक और सामाजिक पहलू को सुरक्षित कर दे तो उसे छोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल। यह स्वतंत्रता का चरम है या निर्भरता का? ये एक बहुत बारीक रेखा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको और इस पूरी आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। क्या टैलेंट को मोती बनाने वाली ये सीप आगे चलकर एक आरामदायक पिंजरा बन जाएगी? सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए और इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।